नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। योगी सरकार के 8 साल वर्ष पूरे होने के मौके पर आज सीतापुर में सरोजनी वाटिका में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष नटवर गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने पहले सीतापुर को नमन किया और कहा कि इस क्षेत्र की तपोभूमि जैसे नैमिष पर देश को गर्व है। उन्होंने यहाँ की किसानों और उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि सीतापुर के लोग चीनी, लकड़ी के खिलौने और खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों के लोगों के चेहरे पर खुशी लाते हैं। साथ ही योगी सरकार की उपलब्धियों और बदलावों पर भी उन्होंने चर्चा की। हमारे साथ कुछ जीएसटी ऑफिसर भी मिले, अच्छा लगा। मतलब उन्होंने कहा कि हम लोग के व्यापारी के साथ एक ऐसा सामंजस्य है कि व्यापारी बैठ के डिस्कस करता है, अपनी बातें कहता है। ये पीड़ित की तरह नहीं परेशान होता है कि नहीं साहब क्या बताएं साहब, बड़ी परेशानी है, अधिकारी तो बड़ा तंग कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें नहीं है। अभी हमारे साथ हमारे भाई भगवती भैया बैठे हैं, बड़ी चर्चा होती रहती है। मेरा करीब करीब ईश्वर की कृपा से लगभग मैं समझता हूँ 25 साल पुराना हमारा आपका साथ है। एक दूसरे के सुख दुख के साथी हम लोग, तो बहुत सारी सूचनाएं आती रहती हैं किस तरह अधिकारी मेहनत लगन तपस्या से काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, व्यापारी के साथ सुरताल मिला के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि हमारे अधिकारी अच्छे से काम करते हैं और राजस्व की अच्छे से अगर रिकवरी आती है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। डंडा चलाना किसी अधिकारी का भी मकसद नहीं होता। भय मुक्त कम हमें लगता है, आज हमारी माताएं कम हैं, निश्चित तौर पर वर्किंग डे भी है, फिर चूल्हा चौका भी है। महिला उत्थान एक समय ये था, हम लोग खुद दूसरे को क्या कहते हो, ये होता है शाम 6 बजे कहाँ जा रही हो, क्या मतलब है, जाए जान दो। पढ़ाई लिखाई में भी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं करते थे। आज लड़की गई भी कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सुरक्षा की व्यवस्था ये है। निश्चित तौर पे पुलिस पे कोई दबाव नहीं है, पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है। और जब उसको मालूम है कि हमें ईमानदारी से काम करना है और किसी दबाव में नहीं रहना है, तो निश्चित तौर पे हमें अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करना है। और आज उत्तर प्रदेश में माँ, बहन, बेटी बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है, जो कि आप पिछली सरकारों में अगर आप देखें तो आए दिन कोई न कोई नया नया कांड आपको दिखाई पड़ता है और आदमी चाह करके भी उसकी मदद नहीं करता। लोग थानों के चक्कर लगाते थे, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। लेकिन आज देख लीजिए, अभी जैसा आंकड़ा बता रहे थे, मेरे पास भी कुछ आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश के सचिवालय कर्मचारियों ने बुधवार को प्रमुख सचिव रविंद्र नायक द्वारा जारी किए गए आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस आदेश के तहत अधिकारियों की अचानक मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अब चौथी श्रेणी की नौकरी दी जाएगी, जबकि पहले उन्हें योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती थी। कर्मचारी पहले विधान भवन में इकट्ठे हुए, फिर मुख्य सड़क पर और लोक भवन में नारेबाजी की। स्थिति तनावपूर्ण होने पर कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मिले, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी शांत हो गए। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती और अन्य कर्मचारियों ने एक विशेष साक्षात्कार में आरोप लगाया कि प्रमुख सचिव रविंद्र नायक ने उच्च अधिकारियों को गुमराह कर इस विवादित आदेश को लागू करवाने की कोशिश की है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज सचिवालय कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर आप मुख्य सचिव से मिलने गए थे? कौन सी मांगे हैं आपकी? देखिए, मुद्दा बहुत ज्वलंत है। सचिवालय में 1974 से व्यवस्था चली आ रही है। हमारी नियमावली में प्रोविजन मौजूद है कि अगर सचिवालय का कोई कार्मिक या कोई भी सरकारी कार्मिक दिवंगत होगा तो उसके आश्रित को क्लास 3 में कंप्यूटर सहायक की नौकरी दी जाएगी। मगर वर्तमान जो प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन है, उन्होंने कल मनमाने तरीके से एक आदेश जारी कर दिया, जबकि नियमावली में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि क्लास 4 का आदमी क्लास 4 में जाएगा।
क्लास 4 का आदमी भी क्लास 3 में जा सकता है। उन्होंने कल जबरन तानाशाही रवैया दिखाते हुए एक आदेश जारी कर दिया है। जो 4-5 मामले पेंडिंग चल रहे थे कि मृतक आश्रित के लोग जो 4th क्लास के हैं, इनको नियुक्ति 4th क्लास में मिलेगी, इसका विरोध कर रहे थे। आपने कहा जबरन ये तानाशाही है, क्या लगता है किस तरह की जबरन? क्या आप लोगों को इससे पहले आप लोगों को बुलाया गया था कि ये करने जा रहे हैं, क्योंकि आप भी अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं? जी नहीं, हमें कुछ नहीं बुलाया गया। हमने कई प्रतिवेदन दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, स्वयं प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन को दिया। उन्होंने हमारी मांगों पर, हमारे प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया और कल मनमाना तरीके से नियम विरुद्ध, हम दावे से ये बात कह सकते हैं, नियम विरुद्ध आदेश जारी कर दिया। देखिए, अभी अर्जुन देव भारती जी कह रहे थे नियम विरुद्ध जो है ये आदेश पारित कर दिया, तो इसको लेकर आप किस तरह से विरोध करेंगे? अगर नहीं ये वापस होता है तो क्या रहेगा अगला कदम आपका? अगला कदम हम फिर से विरोध करेंगे, सारे लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि ये एकदम से नियमावली के विरुद्ध है। नियम जो कहता है उसका एकदम अपोजिट उन्होंने ऑर्डर जारी किया है। पहला मुद्दा ये था। एक मुद्दा हम लोगों का शीतलीकरण का था, क्योंकि यहाँ पर पद खाली पड़े हुए हैं, 650 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और यहाँ पे ARO जो है RO का काम कर रहा है, लेकिन उसको प्रमोशन ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो शीतलीकरण अगर कर देंगे तो उससे बहुत उनके काम पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि शीतलीकरण मिले और ARO जो है RO का काम प्रॉपरली करें। ठीक है, और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्या बताएं? मैं संजय यादव, सहायक समीक्षा अधिकारी संघ का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मृतक आश्रित परिवार के बच्चों को 4th क्लास में नियुक्ति देने पर मनमाना रवैया सचिवालय प्रशासन अपना रही है, ये इसका मैं पूरा विरोध करता हूँ। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के सचिवालय में जो मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति दी जाती है वो तृतीय श्रेणी में दिया जाता है। इसकी नियमावली भी है और नियमावली वर्तमान में चल भी रही है, उसके बाद भी मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं। तो इसका मैं पूरे सचिवालय परिवार के तरफ से इसका विरोध कर रहा हूँ। दूसरा, ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से ये मनमाने तरीके से ये जो शासनादेश जारी हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जो सचिवालय प्रशासन विभाग ने जो आदेश जारी किया है, हमारी नियमावली आज स्टैंड कर रही है। नियमावली के विरुद्ध जो आदेश जारी किया है, इससे पूरे सचिवालय में आक्रोश व्याप्त है। सचिवालय के कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए हम लोगों को ये फैसला करना पड़ा, निर्णय लेना पड़ा आज कि जब प्रमुख सचिव SAD हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हुए तो मुख्य सचिव महोदय से हम लोग आए। उन्होंने हमारी सकारात्मक बात सुनी और हमें उम्मीद पूरी है कि हमारे मुखिया जो प्रदेश के हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, पक्का 2 दिन में ये आदेश वापस होगा और सचिवालय में खुशी की लहर दौड़ेगी। यदि ऐसा अर्जुन देव भारती से दोबारा बात करेंगे। सर, अभी आप कह रहे थे 1974 से ये व्यवस्था चली आ रही थी, अचानक फिर इसको करने की क्या जरूरत पड़ी? इसके पीछे क्या कोई लगता है कॉन्स्पिरेसी है? आखिर क्यों वजह है? इसके पीछे केवल अधिकारियों का तानाशाही रवैया है। गुमराह करके न्याय विभाग को और कार्मिक विभाग को गुमराह करके ये सब कार्रवाई की जा रही है। आज तक नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है, पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। ये केवल और केवल सचिवालय प्रशासन विभाग में बैठे कुछ अधिकारी गलत व्याख्या कर रहे हैं और गलत व्याख्या के आधार पर पूरी सरकार के विरुद्ध समस्या पैदा कर रहे हैं। अभी आप मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी से मिले हैं, आप लोग का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, तो क्या लगता है किस तरह से वहाँ पे बातचीत थी? क्या टेबल टॉक के जरिए पॉजिटिव रिजल्ट निकलने की उम्मीद है? बहुत ही सकारात्मक माहौल में चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारी बात को सुना है, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी हैं, सारे नियम कानून कायदे को समझते हैं। उन्होंने कहा मेरी नॉलेज में ये मामला कुछ है इस तरह का, मैं बात करूंगा और मैं इसका अवश्य कोई ना कोई समाधान निकालूंगा दोनों मामलों का। फिर भी अगर किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकलता, जिससे नहीं निकला तो हमारे पास एक ही तरीका है, संघ में शक्ति है, हम इकट्ठा होंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे। सारे संगठन हमारे साथ हैं। मैं संतोष कुमार साहू, सचिवालय संघ का प्रवक्ता, सदस्य कार्यकारिणी, आप लोगों को विनम्रतापूर्वक अवगत कराना चाहता हूं और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देता हूं कोटि कोटि सभी सचिवालय कर्मियों की तरफ से कि उन्होंने हमारी बातों को पूरी तन्मयता से सुना। और मुद्दा हमारा सरल शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि यही था कि पूर्व में जो हमारे सचिवालय परिवार से लोग अकस्मात मृत्यु को प्राप्त होते थे तो उनके परिवार से जूनियर ग्रेड क्लर्क पे तैनातियाँ होती थी, नियुक्तियाँ होती थी। उसके बाद जूनियर ग्रेड हमारा कंप्यूटर सहायक में मर्ज हो गया तो आकस्मिक मृत्यु पर यदि वो शिक्षित है तो कंप्यूटर सहायक पर तैनात होता था। लेकिन हमारे SAD के मुखिया प्रमुख सचिव साहब ने कल ऐसा आदेश किया कि उसमें उन्होंने यह कोट किया कि अब 4th क्लास से नियुक्तियां 4th क्लास में ही होंगी। ये मुद्दा था। तो हम
चलिए देखिए, ये गुस्सा है, नाराजगी है लोगों में। किस तरह का जो आदेश पारित हुआ है उसको लेकर कितनी नाराजगी आपने सुना है और देख भी रहे हैं कि किस तरह से लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सचिवालय में है कि लगभग 650 पद समीक्षा अधिकारी के रिक्त पड़े हैं और हमारे पास ज्येष्ठता सूची बनी हुई है। अगर सरकार शिथिलता दे दे कुछ कार्मिकों को कुछ समय की, तो वो सारे पद भरे जा सकते हैं, जबकि सचिवालय का कार्य प्रभावित हो रहा है और कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए सरकार को ये पावर है कि वो शिथिलता दे सकती है। परंतु इस मामले में भी प्रमुख सचिव सचिवालय महोदय का रवैया बहुत ही नकारात्मक है। अगर कोई कार्मिक, कोई संगठन का नेता उनसे मिलने जाता है तो बहुत बदतमीजी के साथ बात करते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। इसलिए आज हमको चीफ सेक्रेटरी साहब के पास आना पड़ा। कौन है ये अधिकारी? श्री रविंद्र कुमार नायक साहब, रविंद्र नायक साहब सचिवालय संघ के पदाधिकारी हैं। आप अर्जुन देव भारती जी थे। तमाम पदाधिकारी और जितने भी हैं सचिवालय कर्मी, जिनका साफ कहना है कि अगर ये फैसला नहीं वापस लिया जाता है, इस तानाशाही फैसले के खिलाफ वो लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाएंगे। हालांकि जो आज टेबल टॉक हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव रही। इनका कहना है कि जिस तरह से आज बातचीत हुई है उससे कहीं ना कहीं इनकी मांगों को ज़रूर पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 13 साल बाद उत्तर प्रदेश में भाईचारा समिति का गठन फिर से शुरू किया है। उन्होंने ओबीसी समुदाय के साथ एक विशेष बैठक की और उनके हितों पर चर्चा भी की। पहले 2017 में बनाई गई और बाद में भंग की गई थी ये समितियां अब फिर से बनाई जा रही हैं। शुरुआत में SC, ST और ओबीसी समुदायों के लिए समितियां बनाई जाएंगी और बाद में ब्राह्मण जैसे अन्य जातियों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य बहुजन समाज को एकजुट करके राजनीतिक शक्ति को मजबूत करना और जाति आदि आधारित भेदभाव से संबंधित समस्याओं को हल करना है। बैठक अभी आपको प्रेस नोट के माध्यम से आप लोगों को हो सकता है मिल भी गया हो, लेकिन जो 2004 में हम बहन जी ने भाईचारा बनाया था और 4-5 में हम लोगों ने मेहनत किया था बहन जी के निर्देश पे, और 2007 में जिस तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, इसी तरह जिला स्तर पे हम लोगों का भाईचारा बन गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग मजबूती के साथ संगठन का काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ 2027 में हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को मजबूत मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाईचारा के लिए क्या निर्देश मिले? बहन जी का निर्देश हुआ जिला स्तर पे, चाहे भाईचारा हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं, जिला संयोजक हम लोगों को बनाए जा रहे हैं, चाहे छत्री हो, चाहे पटेल हो, चाहे लोहार कुमार, हर समाज का भाईचारा बनेगा। और जिस तरह 2006 में बना था, इसी तरह 2025 में बनेगा और 2027 में पूर्ण मोहम्मद की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। पीडीए क्या भारी पड़ रही है? पीडीए का कोई मतलब नहीं, पीडीए खत्म है। पीडीए का मतलब है परिवारवादी पार्टी। आप देख लीजिए, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे श्री डिम्पल यादव जी हो, चाहे श्री शिवपाल यादव जी हो, प्रतीक यादव जी हो, पूरा परिवार उनका परिवारवादी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी। आप देखिए ना, साथ का शासन काल उठा करके ब्राह्मण का बेटा, छत्री का बेटा, लोहार कुमार का बेटा, प्रजापति का बेटा, ब्राह्मण का बेटा, मुस्लिम समाज का बेटा, यहाँ तक कि वाल्मीकि समाज के बेटे को भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राजमंत्री, अलग से विभाग बना करके राजमंत्री बनाने का काम आदरणीय बहन। आज ओबीसी समाज को लेकर के बसपा सुप्रीमो ने बैठक बुलाई थी, क्या कुछ बैठक में? तो माननीय बहन जी ने जिस प्रकार से भाईचारा बनाने का काम किया, एक ओबीसी और SC को लगाने का काम किया है, जो पिछले समय 2007 और 12 में जो भाईचारे के बल पर 2007 में हमारी सरकार बनी थी, उसी को एक बार फिर से बहन जी ने एक्टिव करने का काम किया है और उन्हें दिशा निर्देश देने का काम किया है ओबीसी समाज के लोगों को। और जिस प्रकार से दलित समाज का भाईचारा बनाकर गांव-गांव जाओ और बहुजन समाज पार्टी से जो जुड़े हुए लोग थे, जो घरों में आज बैठे हैं, उन्हें एक्टिव करने का काम करो। जो बहन जी ने 2007 और 12 में बहुजन समाज के लिए जो काम किए थे, उन कामों को बताकर और पार्टी से फिर एक बार उन्हें जोड़ने का काम करो, जिससे 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सके। एक दशक के बाद आपसी भाईचारा कमेटी का फिर से गठन किया गया है जी, को लेकर क्या दिशा निर्देश? एक्टिव करने का काम किया। वो लोग घरों में बैठे थे, बहन जी ने आज उन्हें बुलाकर दिशा निर्देश दिए कि आप क्षेत्र में जाओ और अपने अपने समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करो। 2027 में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर रावण है, तमाम जो नेता है वो दलित राजनीति की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार की चुनौती देख रहे हैं? नहीं, चुनौती अब कोई चुनौती नहीं है। दलित समाज समझ चुका है। जिस प्रकार से
समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लेकर, संविधान की किताब लेकर दलित समाज के लोगों को गुमराह करने का काम किया कि इस देश का संविधान बदल जाएगा। इसलिए कुछ लोग बहकावे में आ गए, वो समझ चुके। आज जो पीडीए का जो नारा दे रहे हैं, जिन्होंने आज वो दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। मैं जिस जनपद का रहने वाला हूँ, एटा जनपद के बराबर में जनपद कासगंज है, उसका माननीय काशीराम नगर था, तमाम जिले बहुजन पामपुर से के नाम से थे, सभी माननीय अखिलेश यादव जी ने बदलने का काम किया था। उस समय पीडीए क्यों नहीं याद आया? क्या ऐसी चुनौती थी, क्या ऐसी उनसे दुश्मनी थी कि आज वो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं? काशीराम साहब की जो जयंती मना रहे हैं, आज उन्हें क्या जरूरत पड़ गई? जिन्होंने काशीराम नगर को बदलने का काम किया, महानायक माया नगर को बदलने का काम किया, भीम नगर को बदलने का काम किया, तमाम यूनिवर्सिटियों के नाम बहुजन महापुरुषों पे थे, बदलने का काम किए, संविधान संसद में फाड़ने का समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया। आज उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो समझ चुके हैं इस देश के दलित समाज के लोग, अब समाजवादी पार्टी के बहकावे में आने वाले नहीं है। अपने खिसकते वोट बैंक को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ी बैठक करी है, जिसमें ओबीसी समाज के सभी पदाधिकारियों को प्रदेश भर से बुलाया गया और ख़ास तौर से ये ध्यान रखा गया कि पार्टी की विचारधारा को ज़मीनी स्तर पर किस तरह से पब्लिक तक पहुंचाया जा सके। और जिस तरह से दलितों की राजनीति करती थी बसपा सुप्रीमो मायावती, अब उन्होंने 2024 चुनाव में मिली शिकस्त के बाद से कहीं ना कहीं सीख हासिल करी है और आज ओबीसी समाज के पदाधिकारियों के साथ बैठक करी है और उन्होंने रणनीति तैयार करी है और कहा है कि किस तरह से आने वाले चुनाव में पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया जाए और किन रणनीतियों के तहत बसपा के वोट बैंक को बढ़ावा मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा हुई है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग को साधने का काम कर रही है, तो अब बसपा सुप्रीमो को ये पता चल चुका है कि दलितों और पिछड़ों के साथ साथ ओबीसी के साथ जो अन्य जातियां हैं उनका भी एक बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश में। कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए आज बसपा सुप्रीमो ने अहम कदम उठाया है और ये बड़ी बैठक करी है। तो अब देखना होगा कि इस बैठक के क्या नतीजे निकल के आते हैं और क्या आगामी चुनाव में बसपा सुप्रीमो को इसका फायदा होता है और क्या बसपा के वोट बैंक बढ़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर आज राज्य बीजेपी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। राज्य बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी हर घर जाकर अपनी उपलब्धियों का हिसाब जनता के सामने रखेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रही है। हम लोग कभी भी आक्रमणकारियों के और अनाचारियों के, अत्याचारियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती और इस प्रकार के लोगों को सम्मानित करना, उन्हें महिमा मंडन करना, ये कहीं ना कहीं देश की मूल भावना के विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस तरह के विवादित लोगों का महिमा मंडन करना हम सबके लिए दुखद है और भारतीय जनता पार्टी उसकी भर्त्सना करती है। सर, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ईद पर कुछ मुस्लिमों को किटें बांटी जा रही हैं 25 लाख के साथ। क्या उत्तर प्रदेश सरकार में भी कोई? मुझे उसकी जानकारी सरकार की नहीं है, लेकिन हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के फार्मूले पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम देश के 140 करोड़ लोगों की समृद्धि के साथ आगे पार्टी हमारी और हमारी सरकारें बढ़ रही हैं। ये चिंता उन लोगों के लिए है जिन्होंने समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर राजनीति की है। हमारी पार्टी सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता की बात करती है और हम सबके विकास के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी सरकार की योजनाएं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। कई बार ये चर्चा हुई है कि सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने और पार्टी ने एक व्यापक रूप से अपनी सरकार का कामकाज का लेखा जोखा, रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने का निर्णय लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस के जरिए प्रदेश की जनता को संबोधित करके अपने सरकार के, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने कि 8 वर्ष के कामकाज का लेखा जोखा पूरा बिंदुवार आप सबके माध्यम से जनता के बीच में रखा है और 24 तारीख से प्रारंभ होकर पार्टी का कार्यक्रम भी अलग अलग चरणों में 14 अप्रैल तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक
ये कार्यक्रम होना है। 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस भी है और हम लोग भी अलग अलग पक्षों के माध्यम से संगठन के द्वारा भी घर घर जाकर, चाहे महिला हो, किसान हो या समाज के कमज़ोर वर्गों के लोग हों, और 2 कार्यक्रम उसमें बीच में ऐसे आ रहे हैं जो हम लोग हमारी केंद्रीय व्यवस्था का हिस्सा है। हमारा स्थापना दिवस है पार्टी का 6 अप्रैल का, और 14 अप्रैल को बाबा साहब की का जन्मदिन। तो हम सब लोग गाँव में जाकर, घर घर जाकर समाज के सब वर्गों में पार्टी ने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो काम किए, उन कामों का लेखा जोखा बीच में जनता के रखें। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।